और आप समझिए कि कैसे अमेरिका ने हॉर्मूज पर नाकाबंदी लगा दी है। अब ऐसे में ईरान ने भी ये साफ चेता दिया है और ये चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नाकेबंदी नहीं हटी तो फिर पूरा समुद्री व्यापार ठप हो जाएगा और यानी कि तेल, ताकत और ट्रेड तीनों पर ही एक बड़ा संकट का बादल अब मंडराने वाला है। इस बीच बैकडोर डिप्लोमेसी भी तेज दिखाई दे रही है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मध्यस्थता की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो इस भूमिका में नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से बस ट्रंप और यहां पर मुस्तफा खामेनी को मना लिया जाए, यानी अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग जारी है उसे रुकवा दिया जाए, मध्यस्थता मुमकिन हो जाए। तो अमेरिका की टीम लगातार बातचीत में जुटी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सीजफायर लागू है तो फिर हॉर्मूज क्यों बंद है? क्या ये शांति की तैयारी है या फिर किसी बड़े युद्ध से पहले की एक खामोशी है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हॉर्मुज पर तकरार, समंदर में वॉर। न कोई पार न व्यापार, हॉर्मुज बना संकट का द्वार। अमेरिका का सख्त संदेश, हॉर्मुज बना अगला फेज। जहाजों की वापसी जारी, महाजंग की आहट भारी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध समंदर में चल रहा है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों तीवर में हैं। अमेरिका की अपनी जिद है तो ईरान की अपनी हेकड़ी। ऐसे में हॉर्मुज का दरवाजा बंद होने से दुनिया परेशान है। अमेरिका ने ईरान से निकल रहे 10 जहाजों को वापस लौटा दिया है। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज में नाकाबंदी कर रखी है। इस नाकेबंदी के बाद से अब तक कोई भी जहाज हॉर्मुज पार नहीं कर पाया है। ईरान ने कड़े शब्दों में अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटाई तो ईरान रेड सी, ओमान सागर और पर्शिया गल्फ में समुद्री व्यापार को रोक देगा। अमेरिका और ईरान 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीज फायर से पहले समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है, हालांकि कुछ अनबन अब भी है। इस बीच तेहरान में ईरानी अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच अहम बैठक होगी। मुनीर पहले ही ईरान पहुंचकर विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात कर चुके हैं। भले ही अमेरिका और ईरान में तनातनी है, दोनों ही एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हों, बावजूद इसके दोनों देशों के बीच एक तरह से सीज फायर लागू है। अमेरिका इजरायल ने पिछले कई दिनों से कोई हमला नहीं किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सीज फायर लागू है तो फिर हॉर्मुज क्यों बंद है? सीज फायर कागजों पर है, लेकिन समंदर में अभी भी तनाव बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब चलिए चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, पूर्व अधिकारी इंडियन एयरफोर्स से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति दास गुप्ता, विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर भरत भराई यूएसए से हमारे साथ आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले राजन कोचर सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ। और सर, ये जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हुई है और एक तरफ जहां ये ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो सिर्फ तभी खुलेगा जब पूरी तरीके से हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए, या आप हमें ये कह दें कि आप हमारे साथ साथ सीज फायर लागू करने के साथ लेबनान पर भी सीज फायर कर देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। अमेरिका कहता है कि अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला हम भी नाकेबंदी करेंगे। सर, जो पहले से बंद है वहां नाकेबंदी का क्या मतलब? और जब वो नाकेबंदी करने की बात कह रहे हैं
तो ऐसे में सर सिचुएशन कितनी विन विन ईरान या अमेरिका के लिए है? धन्यवाद सुरभि जी, जय हिंद। और ओके श्रुति को भी और ग्रुप कैप्टन झा को भी मेरी तरफ से। तो इसी आप ये देखिए जी, एक विडंबना मुझे नजर आ रही है। तो क्या विडंबना है? आप अभी बोलते हैं कि इसको अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया और अपना जो कोई वहां से शिप्स नहीं जा रही, कोई नहीं जा रही है, और ऊपर से ट्रम्प बोलता है मैंने कोई ब्लॉकेड लगाया ही नहीं और खोल दिया है, बल्कि इसको लगाया था पर मैंने उसको खोल दिया है। इस ट्रम्प की कल की स्टेटमेंट है, बट यू नो इट्स काइंड ऑफ अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन, बिकॉज हमको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। शायद ग्रुप कैप्टन झा अपना DRDO का अपना कोई वहाँ सैटेलाइट लॉन्च करके शायद हमको बता दें जी, कि इसको जो व्हाट इज द फैक्चुअल पोजीशन, वो एक्चुअली इस देयर इज अ फॉग एक्चुअली इन दिस वॉर। और इसको बोलते हैं, हमेशा हम ये बोलते हैं दैट यू फॉग ऑफ वॉर हम इस्तेमाल करते हैं कि इसको लड़ाई में कोई भी इंफॉर्मेशन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता नहीं है कि वो उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितनी नहीं है। तो अगर मैं मान के चलूं, इसको पहले तो अगर मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है जो आज पब्लिश हुआ है और मैं इसको मैंने एनालाइज किया। देखिए आप, जैसे अमेरिका है और वो उसको बोलता है मैंने ब्लॉकेड कर दिया है, कितनी देर तक ब्लॉकेड करेगा वो, और क्या उसके पास इतनी फोर्सेस हैं? बिकॉज एक ब्लॉकेड के लिए एटलीस्ट 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स की आपको जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट 20 से 25 आपके पास वॉरशिप्स होनी पड़ेंगी, आपके पास 100 से 125 एयरक्राफ्ट होने पड़ेंगे, और वो एक लंबे अरसे के लिए आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन का ब्लॉकेड का क्या मतलब? आई मीन इट्स ओनली एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग आप दे रहे हैं। आपको अगर ब्लॉकेड करना है ईरान का तो आपको 6 महीने करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप एक लंबा ब्लॉकेड नहीं करेंगे ईरान के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला? तो इट इज, आई थिंक इट इज ओनली फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ब्लॉकेड वगैरह है ना, ये एक फालतू काइंड ऑफ एक आपका साइकोलॉजिकल, इसको वॉर बोल लीजिए, कुछ बोल लीजिए, ईरान को प्रेशर में डालने के लिए। बिकॉज ये जो आपका जनरल मुनीर है, ये इसको ईरान से रवाना हो चुका है वाशिंगटन, और इसको जो भी इसने जो भी डिस्कशन हुआ था, 4-5 पॉइंट्स हैं जो मुद्दे हैं। अब मैं इस कल एक पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल में भी था, हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो 4-5 मुद्दे हैं जो फंसे हुए हैं, ये इसको मुद्दों पे एक्चुअली फैसला होना है, जिसमें आपने राइटली बोला लेबनान। अब इसको नेतन्याहू ना वो एक्चुअली बागी हो गया, जैसे कि हम इसको एक लूजली अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करूं कि वो बागी हो गया। अभी वो ट्रम्प की सुन नहीं रहा है, और वो इसलिए नहीं सुन रहा है बिकॉज उसने तो अपना मकसद पूरा कर लिया, अमेरिका को लड़ाई में झोंक दिया। अब ट्रम्प इस लड़ाई से वापस जाना मांगता है, वो बोलते मैं देखता हूं तो कैसे वापस जाएगा। तो उसने इसको लेबनान की इसको लड़ाई, आज मॉर्निंग में एक मैंने अपडेट लिया है अल जजीरा और इसको बाकी इसको चैनल से, और तो आपको कहां से अपडेट मिलेगा। तकरीबन 12 लाख लोग साउथ लेबनान में डिस्प्लेस हो चुके हैं जी। और वहां पे IDF की आर्मर्ड, आपकी इन्फेंट्री और आपका एयर आपका शामिल है, और IDF का बहुत नुकसान हुआ लेबनान में। लेट मी टेल यू, उनके एटलीस्ट 20-25 टैंक, मरकावा टैंक जो एक इजरायली का टैंक है, अभी मैं उसको एनालाइज कर रहे थे, आर्मर्ड कोर ऑफिसर के साथ मैं बात कर रहा था, इसको नष्ट कर दिए। ठीक है। और जो 2000 कैजुअलिटीज आपने वहां पे सिविलियंस की है, आपने लोगों के घरों को तहस नहस कर दिया, बिल्कुल गजा की तरफ बना दिया है। आप इसको हासिल क्या करना चाह रहे हैं? ये एक इसको लेबनान का जो ऑफेंसिव है ना, अगर आप समझते 10 दिन में खत्म हो जाएगा, आप समझते 15 दिन में खत्म हो जाएगा, बिकॉज इसको इजराइल के ग्रैंड प्लान्स हैं, इसको पूरे एरिया को बफर करना, और ये बहुत लंबा एरिया है साउथ और लिटानी रिवर,
और ये आप इतने जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको नेतन्याहू को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब इसको ट्रंप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, बिकॉज, और मैं इस कंक्लूड करूंगा अपने आर्गुमेंट यहां पे जी। ये सीज फायर वहीं टिका हुआ है, बाकी सारे शर्तें इधर उधर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इसको लेबनान की इसको लड़ाई को रोक पाएगा डोनाल्ड ट्रंप, तो ये सीज फायर होगा, और अगर ये इसको नहीं रोक पाएगा सीज फायर नहीं होगा, और फिर ये इस 22 अप्रैल के बाद ये लड़ाई आपकी फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है श्रुति दास गुप्ता जी, मैं फिलहाल आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मैम इस सिचुएशन में क्या ये कहना सही है कि ट्रंप को कहीं ना कहीं ये समझने में बहुत गलती हो गई, या उन्होंने किसी से सलाह नहीं ली, या अगर सलाह ली तो बहुत गलत व्यक्ति से ली, कि उन्हें ईरान का इतिहास क्या पता नहीं था पहले से, ईरान के बारे में उन्होंने सारी चीजें समझी या नहीं समझी, बिना तैयारी के पहले तो आप इस जंग में कूद गए, आपको लगा कि बहुत इजी टारगेट है, जिस तरीके से वेनेजुएला में हमने तुरंत कब्जा कर लिया और मदुरो को गिरफ्तार कर लिया, ऐसा ही कुछ हम ईरान में भी करतब कर दिखाएंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। और वो संभावनाएं दिखाती हैं कि आप पूरी तरीके से क्लियर ही नहीं थे कि आपको करना क्या है, और अब जब आप उलझ चुके हैं, आप ना तो बाहर जा पा रहे हैं, ना ही पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन अब बनी हुई है, ये अमेरिका के लिए कितनी चैलेंजिंग है, या ईरान के लिए कितनी चैलेंजिंग है अगर वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं होता तो? जी आपने सही बोला, ट्रंप ने शायद पूरा सोचा नहीं, और अगर जो सोचा भी तो गलत या कम इंफॉर्मेशन उनके पास करी गई, और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने अपने डिसीजंस और कॉल्स लिए गए। आप देखेंगे पिछले कई महीनों में तो उन्होंने कई सारे जनरल्स को भी बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि जो उनके प्लान्स के हिसाब से उनको नहीं जवाब दे रहा है, या उनको बता रहा है कि जो आपने प्लान बनाया है ये ख्याली पुलाव है आपका, ये नहीं पकेगा, तो या बीरबल की खिचड़ी होगी, आप कितनी भी आग लगा लीजिए इतना दूर है, आपको नहीं फल मिलने वाला, उसको आप नहीं खा पाएंगे उस पकवान को। तो इसीलिए वो जो ऐसा बोलता है उसको निकाल दिया जाता है। अभी अब रिसेंट के भी उनके जो चीफ ऑफ आर्मी है उनको निकाल दिया गया है, आर्म फोर्सेस को निकाल दिया गया है, और उनकी बजाय जो सेकंड जो आने वाले हैं, जो वाइस हैं, वो जो है पीट हेग्सेथ के सीनियर हुआ करते थे कभी, तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन है पीट हेग्सेथ के साथ। तो जो पीट हेग्सेथ कह रहे हैं, जो वो पूरा नेक्सस बोलना चाह रहा है और करवाना चाह रहा है प्रेसिडेंशियल अप्रूवल के थ्रू, वो पास करवा रहे हैं। तो बड़ा सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन का एक चैनल वहां बन गया है, और ये एक प्रॉब्लम हो जाती है डिक्टेटर्स के साथ, क्योंकि वो अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखना पसंद करते हैं जो उनकी ईगोज को सेटिस्फाई करके रखते हैं, और उसके चलते उनको एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या रिपोर्ट है, रियलिटी क्या है, उनको फैक्ट और फिक्शन में उनको जो है में और बनावटी में उनको फर्क नहीं पता चलता। उनको जो बताया गया उसके हिसाब से उन्होंने सोचा कि हमने पिछले साल लड़ा था, बड़ा कमजोर हो गया ईरान, इस बार बस 2-4 धमाके करने से वो घुटनों पे आ जाएगा, बड़े बड़े टारगेट्स हम हिट करेंगे। उनके पास थे भी, आप देखेंगे पहले 4 दिन में उन्होंने इतने सारे लीडर्स का उन्होंने मृत्यु करी कि कोई भी सोचेगा कि भाई अब तो टूट जाएगा ईरान, पर उनको ईरान की हिस्ट्री किसी ने शायद ढंग से बताई नहीं, या बताई भी तो उनको यकीन नहीं हुआ कि ये वही ईरान है जो आज भी लड़ा है। ये वो भूल गए कि 2000 के अंदर के 8 साल का युद्ध लड़ा है। मैं किसी एक चैनल पे सुन रही थी, तो उन्होंने कहा था कि वो 8 साल के युद्ध के अंदर ना लोग इतने इन्वेस्टेड थे कि वो रात को अपने घर की मोमबत्तियां तक बुझा दिया करते थे, लाइट तो होती नहीं थी, मोमबत्ती भी बुझा देते थे कि भाई किसी को मिले ना कि ईरान के अंदर अटैक करने की जगह कौन सी है, सब जगह काला रहता था। तो लोग भी इन्वेस्टेड है इस युद्ध के अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि ईरान में प्रॉब्लम नहीं है, ईरान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स बहुत है, उन लोग बहुत चीजों से मुक्ति चाहते हैं, पर कोई ये नहीं चाहता कि अमेरिका आके वहां बैठ जाए, और इसीलिए आज भी ईरान वहां खड़ा हुआ है। अब इसके आगे वो क्या करना चाह रहे हैं, जो आपने मेजर जनरल से पूछा, मैं उसका एक थोड़ा ऐड करके बोलना चाह रही हूँ कि ये ब्लॉकेड, बंद ब्लॉकेड को ब्लॉकेड करने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, जो ईरान जो शिप्स पास करवा रहा था, जो चाइना के, इंडिया के, पाकिस्तान के, जो ईरान की तरफ से जो ट्रेड हो रहा था, उसको बंद करने की कोशिश है। अभी एक यूएई का जो है, यूएई को पोर्ट कॉल जो दे रहा है, वो एक जो है कैरियर अंदर गया है, और उसको किसी ने कोई रोका नहीं है। 2 कैरियर्स और गए हैं अंदर, जो ईरान कोस्ट पे नहीं काम कर रहे हैं वो अंदर आ रहे हैं। जाने वालों में से मैंने चाइनीज के बारे में अभी देखिए, यूएस कह रहा है कि हमने 10 जो है उनको ब्लॉक कर दिया है, पर रूटर्स वगैरह जो हैं, जो डेटा मैपिंग कर रहे हैं होमोस्टेट की, उन्होंने बोला है कि 3 ही शिप आगे गई थी,
और वो एक तो पार भी कर गई थी, फिर उसके बाद वापस घूम करके आ गई। अब या तो वो टेस्टिंग कर रही थी कि ये ब्लॉकेड कितना सक्सेसफुल है, या उनको जिसने भी ऑर्डर दिया था वो यही करने मतलब उन्होंने बोला कि भाई वापस आ जाओ, हम डिप्लोमेटिक फॉलोआउट नहीं चाहते इस चीज का। तो ब्लॉकेड को ब्लॉकेड करना, जैसे सर ने कहा, साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ये प्रेशर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि सिर्फ तुम नहीं रोक सकते हो, हम भी रोक सकते हैं। ये दो तरफा तलवार है, तुम चलाओगे तो हम भी चलाएंगे, तुम्हारा भी फायदा नहीं होने देंगे। लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम यही है, जैसे सर ने कहा, कई महीनों तक आपको करना पड़ेगा कि ईरान अपने घुटने पे आए। ईरान ने सिर्फ 2 दिन में बाकी दुनिया को घुटने पे ला दिया, एनर्जी शॉक और क्राइसिस क्रिएट करके। और इसका फॉलोआउट ये है कि आज आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपका एक जो है वो कॉन्वर्सेशन पॉइंट बन गया पीस टॉक्स के अंदर, जो कभी था भी नहीं शुरुआत में। तो इनका फॉलआउट, इनकी प्लानिंग जो है वो शुरुआत से फॉल्टी पैरामीटर्स पे हुई थी, और इसीलिए अब पीस की जो कॉन्वर्सेशंस हो रही है वो भी फॉल्टी पैरामीटर्स पे ही होंगी। ठीक है, लॉर्ड ट्रे में आपके पास। अब बीएन झा सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ। सर, ये वाकई एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की स्थिति बनी हुई है क्या? क्योंकि जिस तरीके का प्रेशर ट्रम्प क्रिएट करना चाह रहे ईरान पर, उसी तरीके का प्रेशर ईरान भी क्रिएट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखते हुए। और हम ये देख रहे हैं कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की लड़ाई हो चुकी है। ये लड़ाई शुरू कहीं और से हुई थी, रिजीम चेंज का दावा किया गया था, वो भी हो नहीं पाया पूरी तरह, जो कि वेनेजुएला में उन्होंने कर दिया। अब ऐसे में वो चाहते थे कि ऐसा ही मैं कुछ ईरान में कर दूं, ईरान में तो ये मुमकिन हो नहीं पाया, इतिहास शायद वो ठीक से जान नहीं पाए। और उसके बाद जब वो इस युद्ध में कूदे, युद्ध से बाहर कैसे निकला जाए, इसके लिए कोई स्ट्रांग प्लान नहीं। ये पूरी लड़ाई घूम करके अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने और बंद रखने पर आ चुकी है। तो धन्यवाद सवाल के लिए। देखिए, ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, इसका अंदेशा किसी को नहीं था, ऐसी बात नहीं है। आप अगर टाइमलाइन से अगर देखें तो ईरान की जो ऑपरेशन थी, ये ऑफेंसिव थी, उससे पहले पेंटागन ने ट्रंप को सजेशन दिया था कि इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, और ये पब्लिक डोमेन में आ गई थी। और फिर भी अमेरिका ने या ट्रंप ने डिसीजन लिया कि नहीं, वो इसके ऊपर में अटैक कर देंगे, क्योंकि उनके ऊपर में वेनेजुएला वाला जो सक्सेस था, द सो कॉल्ड फॉल्स सक्सेस स्टोरी, वो उसका भूत सवार था। उन्होंने सोचा कि शायद हम इससे आसानी से डील कर लेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी चीज़, मैं जो भी बताऊंगा मैं अपने ही नॉलेज से बताऊंगा। मैं जनरल साहब को मैं बता दूं कि मेरा कोई सैटेलाइट ऊपर में नहीं है, और डीआरडीओ का भी कोई सैटेलाइट नहीं है। डीआरडीओ इंफॉर्मेशन लेती है इसरो के सैटेलाइट से। लाइट ह्यूमर, इट वाज जस्ट अ लाइट ह्यूमर। थैंक यू। दूसरी चीज है, अगर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शाम में जी, अगर उस पर आपने गौर किया है तो बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरी आई हुई है। चीन कह रहा है पिछले 2 दिन से कि वो किसी भी अवैध रिस्ट्रिक्शन को नहीं मानेगा, और ऐसी बात भी पब्लिक डोमेन में आई है कि चीन के कुछ शिप्स जो हैं यूएस के वार्निंग को इग्नोर करके वहां से निकल गए हैं, कुछ वापस जरूर गए हुए हैं। तो ये वास्तविकता क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज के जो ब्रीफिंग थी, अमेरिका की जो मीडिया को ब्रीफिंग थी, उन्होंने ये कहा कि ये जो चोक है ये कंप्लीट है, कि सारे शिप्स जो हैं उनको वापस आना पड़ा है, कोई भी बाहर नहीं गया है। तो इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन है, और उसका बेसिस क्या है ये भी पता नहीं चलता, क्योंकि चीन ने कहा है कि वो अमेरिका के एडिशनल टैरिफ से वो ये कह रहा है कि अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर कोई शिप पास हुआ तो उसके ऊपर में एडिशनल टैरिफ लगेंगे, जो हम लोगों ने भी इसकी बातचीत की है। तो अमेरिका एडिशनल टैरिफ लगाना चाहता है वायलेटिंग शिप्स को, या उसने जो एक थोड़ा समय दीजिएगा। सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा वापस आ रही हूँ। इजराइल का लेबनान में एयर स्ट्राइक हुआ है। एयर स्ट्राइक में लेबनान के कासी में का पुल तबाह कर दिया गया है। पुल पर लगातार 2 एयर स्ट्राइक किए गए हैं। तो फिलहाल इजराइल का लेबनान में एक बार फिर एयर स्ट्राइक देखने को मिला। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सीजफायर को लेकर के जब बात हुई थी, और ईरान की ओर से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे एलाइज पर भी कोई अटैक नहीं होगा, इजराइल मानने को तैयार नहीं है। और ट्रंप इस ओर गौर ही नहीं कर रहे हैं कि इजराइल को समझाने की जरूरत है इस वक्त। अगर आप पूरी सीजफायर की उम्मीद करते हैं, आप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, एक बार फिर हम मेहमानों का रुख करेंगे। बीएन झा सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और सर, ये भी मैं इसमें एड ऑन जरूर करना चाहूंगी। सर, इसमें भी जरा हमें बताइएगा, सर क्या ट्रंप को ये समझने की जरूरत नहीं है कि वो
सबसे पहले तो जो लेबनान पे इस वक्त अटैक हो रहा है, इजराइल को रोके इसके लिए, क्योंकि अगर ये नहीं रुकेगा तो ईरान भी पूरी तरीके से आपके साथ में सीज फायर को लेकर सहमति बताएगा ही नहीं। सृष्टि, आपको इन दोनों को सुरभि जी, इन दोनों को आपको अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। लेबनान का जो नजरिया है, लेबनान का जो मामला है वो थोड़ा सा अलग है, और जो ईरान और यूएस का मामला है वो थोड़ा सा अलग है। लेबनान के बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगा, मैं जो कह रहा था आपको मैं पूरा कर लूं। तो ये जो कंफ्यूजन की स्टेट है कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन अपने संदेश में कहा था कि अगर कोई शिप इसको पार करेगा और कोई अगर एस्कॉर्टिंग नेवी इसमें साथ देगा तो वो ऐसे एस्कॉर्टिंग नेवी पे वो अटैक करेगा। अब जो घटना कल हुई है, परसों हुई है कि कुछ शिप्स यूएस वार्निंग को इग्नोर करके निकल गए हैं, लेकिन कुछ वापस भी आए हैं। ये सब पब्लिक डोमेन में है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो एक्चुअली वहां की असल स्थिति क्या है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन बात यहां पे आके रुकी है कि जो डबल चोक लगा है इससे ईरान को भी क्षति हो रहा है, क्योंकि अब पहले जो ईरान से चाइना ऑयल लेके चला जाता था, भारत ऑयल लेके वहां से अपने शिप से एस्कॉर्ट कर लेता था, अब इसके भी रुकने के चांसेस हैं। सिर्फ इसमें आज के दिन में सबसे बड़ा अंदेशा ये है कि अगर किसी ने भी गलती से एक गोली चलाई, एक मिसाइल छोड़ा या एक टॉर्पिडो वहां पे चलाया, दैट कुड बी द लीडर्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इसमें एक महाशक्ति आ गया है और वो है चाइना। चाइना के जो नेवी हैं वो आज के दिन में एक डिस्ट्रॉयर और एक और शिप जो है वो ग्वादर पे ऑलरेडी डॉक्ड है। तो हो सकता है कि चाइना उसकी सहायता ले एस्कॉर्टिंग के लिए। अब लास्ट चीज में जो ये ईरान इराक का कहता हूं कि जो डबल चोक आया हुआ है, इस पे भी बहुत कंफ्यूजन है कि कौन से शिप बाहर निकलेंगे, कौन से नहीं निकलेंगे। अमेरिका ने 2 कंडीशन रखी है। एक तो जो भी शिप ईरानियन पोर्ट से ऑयल लेके या कोई भी चीज लेके जो जाएगा उसके ऊपर में चोक है, उसके ऊपर में ब्लॉकेड है। और दूसरा, कोई भी पर्शियन गल्फ का जो पोर्ट है, अगर किसी देश से कोई भी शिप ऑयल लेके आ रहा है और वो जो मनी जो चुकाना था, जो कहते हैं ना कि एक $1 पर बैरल, वो अगर ईरान को उसने चुकाया हुआ तो उसको भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी विषम स्थिति है कि इसमें किस पे सैंक्शन लगेगा, किस पे चोक लगेगा, किस पे ब्लॉकेट लगेगा, किस पे ब्लॉकेट नहीं लगेगा। तो ये यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ, बाद में बात करेंगे। अब आती है बात लेबनान की। देखिए, लेबनान को आप सावधानी से पढ़िए। आज से 1.5 साल पहले जो एक समझौता हुआ था यूएन के अंदर में, यूएन चार्टर के अंदर में, और वो हिजबुल्लाह और इस्राइल के बीच में था, उसमें जो पार्टीज थे वो यूएन भी पार्टी था इसमें, और वहां पे आज के दिन में एक पीस कीपिंग फोर्स वहां पे लगाई गई है और लेबनान की सरकार भी उसमें इन्वॉल्व है। अब अभी पिछले 1.5 साल में हुआ क्या है कि जो समझौता हुआ था उसके अनुसार से हिजबुल्लाह सदर्न लेबनान में अपने पांव नहीं पसारेगा, लेकिन उसने पसारे। हम कोई भी मिलिट्री एक्सपर्ट, आप जनरल साहब को भी पूछ सकते हैं कि जब एक स्ट्राइक होती है वहां पे, उस प्राइमरी स्ट्राइक के बाद जब सेकेंडरी स्ट्राइक होते हैं, सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स होते हैं, हम जानते हैं कि वहां पे या तो रॉकेट है, यहाँ पे बॉम्ब है, या और कोई चीज है जिसमें कि बाद में धमाका हुआ है इसराइल के स्ट्राइक के बाद। तो इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह ने उन सारे टनल्स में अपने बॉम्ब, रॉकेट या जो भी चीजें हैं, मिसाइल हैं, वहां पे ला रखी है, और उसी को पहले इसराइल ने लगातार क्लियर किया था। तो इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह उस यूएन के चार्टर जो एग्रीमेंट था उसका उल्लंघन किया है, तो फिर इसराइल का राइट बनता है। और इस उल्लंघन को रोकने के लिए लेबनीज आर्मी जो थी उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि दे विल सी टू इट दैट हिजबुल्लाह डजंट रीआर्म इटसेल्फ इन दोज एरियाज। तो उसका जो मामला है, हिजबुल्लाह ने वो दायरा लांघा है, तो इसराइल का हक बनता है अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि नदन इसराइल जो है आज के दिन में खतरे में है। हर दिन वहां पे अटैक हो रहे हैं, वहां पे रॉकेट गिर रहे हैं, वहां बॉम्ब गिर रहे हैं, वहां पे ड्रोन जा रहे हैं, वहां पे मिसाइल जा रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पे हो रही है। तो इसराइल को अपने आत्मरक्षा के लिए वहां पे एक अधिकार है। अब वो किस तरह तक वो अपने अधिकार का रक्षा करेगा, उसको संचालित करेगा, क्या उसमें ट्रंप आता है या नहीं आता? ट्रंप आया था बीच में, जिस दिन वार्ता हुई थी उससे सिर्फ एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि आई हैव सजेस्टेड नेतन्याहू
टू बी ऑन द लो की, मतलब उन्होंने वॉर रोका नहीं है, उन्होंने कहा था कि वो लो की पे जाएंगे। तो ये सारे बड़ा उलझा हुआ मामला है। देखिए, जब भी वॉर होता है हर कंट्री अपनी नैरेटिव बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। अभी हम सिर्फ अमेरिकी नैरेटिव की बात कर रहे हैं, ईरान का भी नैरेटिव चल रहा है। तो ईरान को आप हम लोग कम में नहीं आंक सकते हैं। आज फिर से मैं एक डिस्कशन सुन रहा था कि ये जो ईरान के बारे में जो इंटेल इनपुट दी थी ट्रंप को आज से लगभग 6-7 दिन पहले, कि उनका 50% ऑफ द मिसाइल एसेट्स आर स्टिल इंटैक्ट। तो आज के दिन में जब चर्चा हुई थी तो लोग कह रहे थे कि 50% हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बट एनीथिंग फ्रॉम 30 to 50% इज स्टिल देयर। अगर ऐसा है तो कल का सैटेलाइट इमेज आपको दिखा रहा है कि उनके जितने लॉन्चर्स हैं वो लॉन्चर्स फिर से रिट्रीव होकर उसको रीडिप्लॉयमेंट की जा रही है। तो मतलब ईरान भी अपने आप को तैयार कर रहा है कि आने वाले खतरे से क्या होगा। तो सारा कुछ एकदम उलझा हुआ है। हम लोग फिंगर्स क्रॉस करके रखें कि ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ना जाए। ट्रंप को भगवान सुबुद्धि दे कि ये जो ब्लॉकेट उन्होंने लगा रखा है जिससे कि इंडिया भी अफेक्टेड है। बिल्कुल सर। क्योंकि कल परसों जो प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई थी, ऐसा समझ में आया, सुनने में आया हुआ कि मोदी जी ने भी यही कहा है कि आप अगर हमारे लिए वो 20% जो ऑयल है और लगभग 80% गैस है, अगर उसको आप रोक लेंगे तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे, हम तो इसमें कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। तो ये सारी चीजें जो है फ्लैप धीरे धीरे हो रही हैं और चाइना ने भी बड़े क्लियरली बता दिया हुआ है कि यू कांट ब्लॉकेट आवर शिप कमिंग विद द एनर्जी। जी ठीक है, अब मैं भरत सर आपके पास आऊंगी। और सर ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सर जब चीन की एंट्री हो रही है, हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गया, लेकिन ईरान ने भी एक संदेश देने की कोशिश की अमेरिका को कि पहली सत्र में ही कंक्लूजन निकल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। सर दूसरी तरफ जब हम ये दोनों तरफ से ब्लॉकेट देखते हैं, ईरान अमेरिका की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, सर अब तक तो कई सारे मसले थे। ईरान तो ये भी दावा कर रहा है कि जब आपने हम पर सैंक्शंस लगाए, हमने इतने लंबे समय तक वो सैंक्शंस झेले, लेकिन इस वॉर में जो हमारा अब तक का नुकसान हुआ है आप उसकी भरपाई कर दीजिए। तो अमेरिका उस चीज पर भी नहीं मान रहा है। तो सर ये दोनों चीज, ये हर तरीके से ट्रंप अगर अपनी मनमानी करते रहेंगे, अपनी बातें मनवाते रहेंगे, तो सर सीज फायर पूरी परमानेंट सॉल्यूशन के साथ कैसे आएगा? और अब ईरान हर बात को कैसे मान जाएगा? वो भी तो अपनी कुछ शर्तें रखेगा। वो तो दोनों साइड अपनी शर्तें रखेगी, लेकिन सुरभि जी ये जो संबंध है दोनों देशों के बीच, उसका है ओरिजिन नवंबर 1979। जब ईरान में आयतोला खोमेनी सत्ता पर आए तो अमेरिकी दूतावास था, उसमें उसको बंदी बना लिया और सभी दूतावास के कर्मचारी उनको 444 दिन तक वहां बंदी बना दिया। बिल्कुल सर। और जिमी कार्टर प्रेसिडेंट था, इसलिए तो जिमी कार्टर इलेक्शन हार गया कि उसने उसके लिए कुछ सक्सेसफुल नहीं किया। जब रेगन का स्वेरिंग इन हुआ तो उन्हें पहले बता दिया कि पहले दिन और ईरान का नेवल ब्लॉकेट करेंगे और उसके जो एनर्जी स्ट्रक्चर है उसको उड़ा देंगे। तो जैसे रेगन ने शपथ ली 20 जनवरी 1981, उसके 2 घंटे में सभी बंदियों को उसका इस मेमो था जो इसने रिलीज किया था पीट हेगसेथ ने विद इन 3 days ऑफ द वॉर, जिसमें न्यूक्लियर एसेट्स की बात हो रही थी, मिसाइल्स की बात हो रही थी, उसको नेवल पावर की बात हो रही थी, और जो आपकी जो इसकी क्षमता की बात हो रही थी कि भाई हम इनको ख़त्म कर देंगे, इनकी सारी हम इनकी एसेट्स को हम ख़त्म कर देंगे। देखिए, अमेरिका विल नॉट प्लंज इनटू एनीथिंग ड्यू टू लैक ऑफ इंटेलिजेंस। और अगर आप ये समझते हैं कि इनके पास, पेंटागन के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी ईरान के बारे में, कि ईरान का जो मिसाइल्स है वो 100 मीटर अंदर है या इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं थी, देन आई थिंक वी आर सैडली मिस्टेकन। ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज देयर नाउ। जब आपके पास इंटेलिजेंस आपको दी जाती है, जो आप एक कमांडर है, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड यू हैव टू टेक अ कॉल। And Trump never wanted to get into this war. I am surprised at some of the panelists who are trying to glorify Israel for genocide and actually saying कि वो self defense में अपनी कार्रवाई कर रहा था। What is this? self defense 72,000 लोगों को आपने मारा, तो इसमें जो क्या आपका collateral damage है कि ये सारा?
and international court of justice, international criminal court has declared him as a war criminal. So what is the sanctity of these organizations जो ये आपने इसको UN में organization बनाई है? You have been declared as a war criminal and you are continuing this genocide now again. इसको हिजबुल्लाह की हम बात करते हैं कि वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा है. What self defense? It's all nonsense. तो इसको President Trump never wanted to get into this war. Now Netanyahu has forced him to get into this war. अगर आप उनकी पहली स्टेटमेंट भी अगर आप देखें, जब ये इसको लॉन्च किया था, इसको पहला स्ट्राइक इजराइल ने लॉन्च किया था, बिकॉज इजराइल हैड इंटेलिजेंस के खोमेनी वाज डूइंग अ मीटिंग एंड ही सेड आई शुड नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, और उसने ट्रम्प को बोला इससे तो रिजाइन चेंज हो जाएगा. अब नाउ ट्रम्प इज नॉट अ चाइल्ड कि अगर आप एक सीनियर इसको लीडरशिप की इसको रंग को अगर आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे तो इसका ये मतलब है रिजाइन चेंज हो गया. आपने लीडरशिप को बदला है. दैट टुडे मैं इसको सुरभि आपको एक चीज बताऊं, ईरान हैज बिकम मोर हार्डलाइन देन इट वाज ड्यूरिंग आयतोल्लाह's टाइम. आज जो डिस्कशंस हो रहे हैं, आज आप देखेंगे ये सीज फायर में ईरान इज नॉट गोइंग टू बच, बिकॉज ईरान ने बोले मुझे तो चाहिए नहीं सीज फायर. सीज फायर तो आप मांग रहे हो, और इसको ट्रम्प अपने वर्ल्ड को अनाउंस कर रहा है, आई वन द वॉर. इफ यू हैव वन द वॉर देन गो बैक. इसको वहां पे क्यों टिके हुए जब आपने अनाउंस कर दिया यू हैव वन द वॉर? सी, इसको लेट्स नॉट जस्टिफाई अग्रेशन. और आज अगर हम इस इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन की बात करें, इंडिया क्या कर लेगा मुझे बताइए? ये अगर आपकी जो शिप्स को वहां पे नहीं आने दिया जाएगा, इंडिया क्या कर लेगा? तो दूसरा, अगर आप अपने यूएस को अपना फ्रेंड मानते हैं या सब कुछ मानते हैं, तो इसको यूएस की इसको वजह से इंडिया का नुकसान हो रहा है. आज इतना आपकी ऑयल रुकी हुई है, गैस रुकी हुई है, और यूएस ने इसको ईरान के अगेंस्ट सैंक्शन रिमूव किए इस लड़ाई में. जो इसको ऑयल की प्राइस को स्टेबलाइज करना था, उस टाइम पे यूएस ने अनाउंस किया कि ईरान इज अलाउड टू सेल ऑयल. आज इसको ये यूएस बोल रहा है कि मैं इसको शिप्स रोकूंगा, पहले आपने इनका जो सैंक्शन उठा दिया. व्हाट काइंड ऑफ इसको लीडर यू हैव एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? A fickle-minded guy. Every 10 days he is changing his strategy. पहले ईरान को बोलता करो, फिर बोलता मत करो. और आप एक इंटरनेशनल वाटर पे यू आर लाइक अ पायरेट. जैसे पायरेसी होती है ना, आप अपना खड़ा कर देते हैं और उस पर कब्जा कर देते हैं कि इसको कोई. डोनाल्ड ट्रम्प इज लाइक अ पायरेट टुडे. हाउ डेयर ही स्टॉप द शिप्स ऑफ द अदर कंट्री? यू टेल मी. आई हैव अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. मैं बोलता हूँ कि इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है मेरे पास, और इसको मैं इसको जिसके साथ ट्रेड करूं, हु आर यू टू यू गिविंग यू 30 डेज के आप इसको रशिया के साथ कर सकते हो, हम आपको 30 डेज का विंडो देते हैं. आज उसने बोला है, कल स्टेटमेंट आई है कि ये जो 30 डेज है अभी मैं इसको विड्रॉ करता हूं, अब आप रशिया से नहीं खरीद सकते. अब इंडिया कहां जाएगा? ना तो ईरान से ले सकता है, ना तो रशिया से ले सकता है, ना तो यूएई से ले सकता है. वेयर द हेल विल वी गो? सो एक डेस्परेशन में अब हमको इसको कुछ ऐसे कदम लेने पड़ेंगे जो इसको यूएसए को अच्छे ना लगे या लगे, व्हाटएवर इट इज. सो वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ द शैडोज of the United States. The United States is not a trusted friend, and I think the whole world needs to recognize this now. And I don't know, because NATO भी कुछ नहीं कर पा रहा है, चाइना भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, बिकॉज चाइना डजंट हैव अ एक्सपेडिशनरी फोर्स. चाइना के पास एक्सपेडिशनरी नेवी नहीं है. इसको चाइना इतने 1000 किलोमीटर दूर ब्लू वाटर्स में ऑपरेट नहीं कर सकता है, बिकॉज अमेरिका हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ इन दिस वॉर, बिकॉज 800 बेसिस अमेरिका के हर एक जगह. चाइना का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है अपनी नेवी का या अपनी फौज का. China can only control the South China Sea. It can't control the Mediterranean Sea. तो इसीलिए अभी
ट्रम्प का अभी आज एक मैं इसको कंक्लूड करूंगा। रशिया हैज मेड अ स्टेटमेंट, नाउ यू सी व्हाट्स द फन। आज जो पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है कि यूक्रेन की जितनी कंपनीज हैं नेटो कंट्रीज में, मैं उनको टारगेट करूंगा जी। अब इसको यूक्रेन की अपनी कंपनीज हैं, कुछ पोलैंड में है, कुछ रोमानिया में है, कुछ जर्मनी में है। नाउ रशिया सेज आई एम गोइंग टू टारगेट देम because on the same lines what Iran has done, कि आपके पास जो भी यूएस कंपनीज हैं आपके गल्फ में, मैं उनको खत्म करूंगा और मैं उसको डाटा सेंटर्स को खत्म करूंगा, मैं बैंक्स को खत्म करूंगा। आज रशिया इज डूइंग द सेम थिंग। सो यू वेयर आर वी हेडिंग? इस लड़ाई तो इसको रुकने का नाम नहीं ले रही। हाँ ठीक है। बीएन सर, मैं अब आपसे थोड़ा सा ये सिचुएशन इस हिसाब से भी समझना चाहूंगी, जैसे अभी राजन सर कह रहे थे, अभी रसिया का एक नया स्टेटमेंट आया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आप सीज फायर की बात करें कि 21 अप्रैल होते होते हम किसी ना किसी निष्कर्ष या निर्णय पे पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि रक्षा मंत्री जो है अमेरिका के, उनकी ओर से कहा जाता है हम तो पूरी तरीके से ट्रिगर पर उंगली लगाए बैठे, बस एक बार ट्रंप कह दे तो हम दोबारा से जंग शुरू करने की स्थिति में हैं। और एक तरफ इजराइल में भी ये कहा जा रहा है कि इजराइल से जो सीधे सीधे बातचीत हुई उसको लेकर हिजबुल्लाह कह रहा है कि वो सबसे बड़ी गलती हुई जो उसे सीधे बातचीत करने की गुस्ताखी की गई, वो पूरी तरीके से अपराध की श्रेणी में माना जाना चाहिए, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर लेबनान में ये सीज फायर नहीं हुआ, क्या वाकई ईरान पूरी तरह मान जाएगा? दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अभी जो स्थिति बनती जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, वहां टोल वसूली की बात आने लगी, तो बाकी के देश भी इसी तरीके के हथकंडे अपनाएंगे जैसे कि अब रशिया ये कर रहा है। तो सर ये तो एग्जाम्पल सेट करने वाली स्थिति हो गई कि कल को हम भी किसी पर भी अटैक कर दे कि हमें उस पर कब्जा जमाना है। सर भी यही तो हो रहा है, जिसके हाथ में बड़ी लाठी है वो बड़े भैंस को अपना किनारा कर रहा है जी। वही तो चीज हो रही है। अमेरिका जो यहाँ पे अभी फिलहाल कर रहा है अरेबियन सी में, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लीजिए आप, यही चीज वो वेनेजुएला में कर चुका है, यही चीज वो क्यूबा में पिछले लगभग 2.5 महीने से कर रहा है। क्यूबा की पूरी ब्लॉकेड उसने कर रखी है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। और हमारे पास में क्या ऑप्शन है? अगर मान लीजिए ये ब्लॉकेड यहाँ पे अरेबियन सी में आता है, जिसने आई हैव नो डाउट एट ऑल कि जब चाइना, 1 मिनट लॉटरी में आपके पास हॉर्मुज संकट को लेकर के एक्शन में पीएम मोदी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने पर दोनों में बातचीत हुई है। पश्चिमी एशिया के हालात पर यह चर्चा हुई है। हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर जोर देने का काम किया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से पीएम मोदी की बातचीत हुई है और ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित अपने जहाजों को निकलवाया जा सके। तो फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने पर दोनों में बातचीत हुई है और ये कोशिश जारी है कि अपने अपने जहाजों को सुरक्षित पूरी तरह वहां से निकाला जा सके। एक बार फिर से मेहमानों का हम रुख करते हैं। बीएन सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। जी, तो यहीं पे जो आपने भी कहा था, पीट हेग्सेथ का जो आज का स्टेटमेंट है, आज शाम का स्टेटमेंट है जी, उन्होंने कहा है कि ब्लॉकेड इज कंप्लीट, बिल्कुल एब्सोल्यूट, मतलब कोई शिप नहीं जा रहा है। तो इंडिया ये कब तक सहेगा? इंडिया ये, क्योंकि इंडिया की गैस जो है पूरी की पूरी वहां से आती है, तेल का बहुत बड़ा पोर्शन वहां से आता है, चाहे वो ईरान से आए चाहे किसी और कंट्री से आए। इंडिया ने जब 4 दिन पहले जब इंडिया का पहला शिप आ रहा था तो इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आर शिप इज कमिंग फ्रॉम देयर, आई क्लैरिफाई दैट वी हैव नॉट पेड एनी टोल टैक्स टू ईरान एंड इट इज नॉर्मली बीइंग एस्कॉर्टेड। तो उसके बाद वो शिप यहाँ पे आया नहीं आया, उसका कोई हमें अपडेट मिला नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शिप शायद हमारे यहाँ पे आ गया है। तो ये जो चीजें चल रही हैं कि अगर आपने टोल टैक्स दिया तो हम आपके शिप को नहीं जाने देंगे, चाहे किसी का भी हो। तो ये जो कंट्रोवर्सी वहां पे चल रही है, इसमें कोई दूसरा तरीका है नहीं। या तो आप अमेरिका को डिफाई कीजिए या फिर आप शिप अपना लेके नहीं जाइए, क्योंकि अगर बिना टोल टैक्स दिए आप वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आना चाहेंगे तो ईरान ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम वी विल स्ट्राइक यू। तो आज के दिन में कोई भी इंटरनेशनल शिप जो किसी को और खाड़ी देश से कोई भी चीज लेके आ रहा है, देयर इज नो इंश्योरेंस कंपनी गिविंग अ कवर टू देम, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि नो वी कांट गिव इट कवर। तो वो वहां से नहीं आ रहे हैं। और जो ईरान का जो ब्लॉकेट किया हुआ है, ईरान का मसला अलग है।
तो ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, इसमें कहीं ना कहीं कंसेशन या कहीं कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा। और इसीलिए चूंकि यूके और फ्रांस ने अभी कल और परसों में बातचीत की है, उन्होंने एक तरीका निकालने की कोशिश की है, और अगर वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उसमें अगर ज्वाइन करते हैं तो कोई न कोई एक तरीका निकालने का, मतलब एक निगोशिएटेड वे आउट, जो हमारी ट्रेड चल रही है, जो हमारे सप्लाई जा रहे हैं, एनर्जी चेन, सप्लाई चेन चल रही है, इसका एक तरीका निकालने की कोशिश की जाएगी। देखिए, कन्फ्रंटेशन कोई भी नहीं करना चाहेगा, लेकिन जब अगर आपके एकदम नेक पे आ गई हो, अगर आप डूबने लगे तो फिर तो कोई भी नहीं रोकेगा। इंडिया कब तक इसको बर्दाश्त करेगा? इंडिया की गैस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गैस वहीं से आ रही है, और वो गैस अगर ईरान के थ्रू अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है तो किसी ने किसी को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हमने टोल टैक्स नहीं दिया है। अगर टोल टैक्स दिया है तो फिर अमेरिका कहेगा कि नहीं, हम इसको जाने नहीं देंगे। तो तरीका क्या है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतने सरलता से, इतने सुपरफिशियली इसको हम लोग ना देखें। ये बात अलग है कि अमेरिका दादागिरी कर रहा है, ठीक है सर, और इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अनक्लॉज को नहीं मानता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो अपना पायरेसी वहां पे शुरू कर देगा? नहीं। तो यही चीज तो ईरान के ऊपर में लागू होता है। ईरान को कोई हक नहीं बनता है कि वो उस वाटर से, जहां से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पूरी ट्रेड होती थी, उसके ऊपर में अपना चोक लगाए, उस मुर्गी का गर्दन पकड़ ले कि हम यहाँ पे किसी को नहीं जाने देंगे। उन्होंने उसको वेपनाइज कर रखा है, माइन कर रखा है। और माइन सुरभि, मैं बताता हूं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रियली अगर माइन हुआ है तो उसको क्लियर करने में वीक्स और मंथ्स लग जाएंगे, इसको क्लियर होने में। तो ये बड़ा आसान चीज नहीं है, इसको बड़ा सावधानी से हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन एक हद है जब तक कि आप किसी चीज को सह सकते हैं। ईरान भी उसी चीज से गुजर रहा है। जब अमेरिका ने स्ट्राइक किया, अमेरिका कम इसराइल ने स्ट्राइक किया उसके ऊपर में, वो उसकी बहुत नुकसान हुई है, देयर इज नो डाउट एट ऑल। उनकी जो टेरिटोरियल जो सरफेस उनकी एयरफोर्स है खत्म हो चुकी है, एयर डिफेंस खत्म हो गई है। एयर डिफेंस खत्म होने से अंडरबेली जो। बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बने रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, श्रुति दासगुप्ता, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, डॉक्टर भरत भराई जी, चेयरमैन ऑफ यूएस एंड इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन, जो हमारे साथ सीधे यूएसए से जुड़े हुए थे। आप सभी का फिर धन्यवाद। और हॉर्मुज पर जो हाहाकार छिड़ी हुई है, अभी देखना यही होगा कि क्या वाकई इसके बाद भी कोई नतीजा निकलता है 21 अप्रैल तक, या फिर 21 अप्रैल के बाद एक बार फिर जंग का एक नया मुहाना खुल जाएगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर